यूट्यूब चैनल अमर सर IAS पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं GS कंबाइंड सिलेबस से संबंधित वीडियो को अपलोड किए थे। आज मैं संविधान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि संविधान क्या होता है। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों तथा सिद्धांत से चलता है उसके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य संविधान क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों तथा सिद्धांतों से चलती है उसके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। खोज करो थोड़ा। किसी भी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों तथा सिद्धांतों से चलता है उसके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश का किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होती है जिस विधि से उस देश की जनता शासित होती है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होती है और जिस विधि से उस देश की जनता शासित होती है। कहने का तात्पर्य संविधान क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों तथा सिद्धांतों से चलता है उसके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होती है जिस विधि से उस देश की जनता शासित होती है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज होता है। इस तरह से यदि कहा जाए कि संविधान क्या है तो साधारण शब्दों में किसी भी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों तथा सिद्धांतों से चलता है उसके सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिस विधि से उस देश की जनता शासित होती है। तो साधारण शब्दों में संविधान क्या है इसके संबंध में जाने। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है सरकारी अंगों को सृजित करना। सरकारी अंग से तात्पर्य सरकारी अंगों को सृजित करना। सरकारी अंगों से तात्पर्य 3 अंग का विधायिका,
कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी सरकारी अंगों को सृजित करना संविधान का उद्देश्य है। और इस सरकारी कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पहला उद्देश्य सरकारी अंगों को सृजित करना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा उद्देश्य इन तीनों अंगों के बीच संबंध स्पष्ट करना। संबंध स्पष्ट करना यानी इन तीनों अंगों के बीच विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच क्या संबंध है, इस संबंध को भी स्पष्ट करना इसका दूसरा उद्देश्य है। कौन कौन अंग? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब संबंध क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण यानी अलग करना। अगर तीनों अंग एक साथ हो जाए तो सही से काम नहीं, सरकारी अंग काम करेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति कानून भी बनावे, उसे लागू भी करे और दिक्कत आने पर न्याय भी करे, यानी कहने का तात्पर्य अगर एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था यदि वो विधि भी बना रही है, उसे लागू भी कर रही है और उस अगर विधि लागू होने में दिक्कतें आ रही है तो न्याय भी कर रही है, तो ये तीनों अंग सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात कही है। और इस प्रकार हमारे तीनों ये लोकतंत्र के जो आधारभूत स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र। और कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। यानी इस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। अब पहला उद्देश्य समझ गए, सरकारी अंगों को सृजित करना। तो 3 अंग को सृजित किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के बीच संबंध स्पष्ट करना, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण यानी अनुच्छेद 50 के तहत। अब तीसरा उद्देश्य जो है, तीनों अंगों का कार्य एवं दायित्व निर्धारित करना। यानी संविधान का तीसरा उद्देश्य क्या है? इन तीनों अंगों के बीच यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करना। यानी विधायिका का कार्य विधि बनाना, कार्यपालिका का कार्य विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना। अब पुनः एक बार, संविधान का उद्देश्य क्या है? सरकारी अंगों को सृजित करना। 3 अंग सृजित, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा उद्देश्य तीनों अंगों के बीच संबंध स्पष्ट करना। तो अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से
अलग किया गया। और तीसरा उद्देश्य तीनों अंगों का कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करना, अर्थात विधायिका का कार्य विधि बनाना, न्याय कार्यपालिका का काम विधि को लागू करना और न्यायपालिका का काम न्याय करना। इस तरह से हम देखें संविधान का उद्देश्य। और चौथा उद्देश्य मूल अधिकार को परिभाषित करना। मूल अधिकार को परिभाषित करना यानी चौथा उद्देश्य क्या है? मूल अधिकार को परिभाषित करना, यानी फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित करना, जो जनता का व्यक्तिगत, नारसंगिक और सरकार के विरुद्ध यह अधिकार है। तो अब हम देखें संविधान क्या है, यानी किसी भी देश का शासन व्यवस्था जिन नियम और सिद्धांत से चलता है उसी के सम्मिलित रूप को हम संविधान कहते हैं। और संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, जिस विधि के माध्यम से उस देश की जनता शासित होती है। और संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। और संविधान का उद्देश्य क्या है? सरकारी अंगों को सृजित करना, 3 अंग का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंगों के बीच संबंध स्पष्ट करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 के तहत, तीनों अंगों का कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करना, यानी विधायिका का कार्य विधि बनाना, कार्यपालिका का काम विधि को लागू करना, न्यायपालिका का काम न्याय करना है। इस तरह से हम देखें संविधान क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। अब हम देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी कहने का आधार कि जो लोकतंत्र है उसका आधार संविधान है। संविधान है, इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। कितने भाग थे? 22 भाग थे। और कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सवाल उठता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद। यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान तो अमेरिका का है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो इस तरह से हम देखें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसका आधार उस देश का संविधान, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे छोटा और सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। तो इस तरह से हम देखें कि विश्व का बड़ा संविधान किस देश का है, विश्व का छोटा संविधान किस देश का है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा संविधान बना उसमें कुल
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। यानी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया और संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया। कितना कब किया? 24 जनवरी 1950 को। इस दौरान उन्होंने कुल 11 अधिवेशन और 1 बैठक, यानी कुल मिलाकर संविधान सभा ने 11 बैठक और 11 अधिवेशन और 1 बैठक यानी 12 किए और अंतिम बैठक जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी बैठक के दौरान संविधान सभा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किए। तो इस तरह से देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 का एक डेट आता है, उसी डेट में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा मनोनीत किए गए। इसलिए प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ था, संविधान सभा के द्वारा उनका मनोनीत किया गया था। इस तरह से हम देखें 12 बैठक अधिवेशन और 12 के दौरान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ। कार आपने देखा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो एक डेट और याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम मनाते थे। लेकिन अब 2015 से इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से 2015 से हम इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाना आरंभ कर दिए। इस तरह से एक डेट को आपने देखा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। कब किया? अंगीकृत किया। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब एक डेट हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो अधिनियमित कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अधिनियमित कब? अधिनियमित कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया,
तो अंगीकृत 26 नवंबर 1950। कब अधिनियमित किया? तो 26 जनवरी 1950। इसलिए दोनों डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अंगीकृत क्या है, अधिनियमित क्या है। तो अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे लागू किया। अब रहने दो। अब आपने देखा 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया और आपने देखा 26 जनवरी 1950 जिसे संविधान सभा ने इसे अधिनियमित कर दिया, यानी लागू कर दिया। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे दो अनुच्छेद याद रखना है। एक अनुच्छेद है 393, यानी 393 अनुच्छेद जो कह रहा है कि भारत का संविधान, किसका संविधान? भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। भारत का संविधान होगा, यानी इसका अर्थ, यानी किस अनुच्छेद के तहत? 393 अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान पड़ा, तो कौन से अनुच्छेद बताएगा? अनुच्छेद 393 के तहत। अब एक अनुच्छेद इसमें और देखना है, अनुच्छेद 394। अब ये अनुच्छेद क्या है? इस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी लागू करने की तिथि किस अनुच्छेद के तहत? तो 394 के तहत। भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत? तो 393 अनुच्छेद के तहत। तो इस तरह से लागू करने की तिथि अनुच्छेद 394 और संक्षिप्त नाम भारत का संविधान अनुच्छेद 393। तो इस तरह से देखें कि दो अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हुए, 394 और 393। 393 के तहत भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान और 394 के तहत संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया। इस तरह से दो अनुच्छेद क्लियर, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394। बंद करो। लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने आधारभूत स्तंभ हैं? तो 3 आधारभूत स्तंभ हैं। कितने? 3। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी हमारे लोकतंत्र के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला कार्यपालिका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं पढ़े हैं कि चौथा मीडिया को भी दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज़ का मेंशन संविधान के अंदर है। इसलिए 3 ही हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्याय करना। तो 3 देखे, विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम न्याय करना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली वो एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत
एकीकृत। हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकृत, दोहरी नहीं है। तो हम देखते हैं इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे शीर्ष भाग पर उच्चतम न्यायालय, मध्य भाग में उच्च न्यायालय और आधार नीचे अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय। यानी हमारी न्यायिक प्रणाली कैसी है? एकीकृत है। एकीकृत में सबसे सर्वोच्च भाग पर कौन है? उच्चतम न्यायालय। मध्य भाग में कौन है? उच्च न्यायालय। और आधार सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय। इस तरह से हमारी न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, दोहरी नहीं है। तो हम देखें कि और इस व्यवस्था में संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। यानी हमारा संविधान को संरक्षित कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। और संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता यानी संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? वो भी उच्चतम न्यायालय है। तो इस तरह से देखें, संविधान का संरक्षक, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता सभी कौन है? उच्चतम न्यायालय है। अब देखिए कि आपने न्यायपालिका को देखा कि हमारी न्यायिक प्रणाली एकीकृत है, दोहरी नहीं है। उच्च पर उच्चतम न्यायालय, मध्य में उच्च न्यायालय और नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे लोकतंत्र के जो आधारभूत स्तंभ 3 थे, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, जिसमें हमने न्यायपालिका के संबंध में बताया और शेष विधायिका और कार्यपालिका का जो बचा है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए सदस्य हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने इसको रेगुलर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। और यही कहेंगे कि कंटिन्यू आप इस चैनल को जिस तरह से वीडियो में डाल रहा हूँ उसको आप देखते रहिए, फ़ायदा ज़रूर होगा, निश्चित होगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।